एक ऐसा केस जिसने भारत के संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक साधु जिसका नाम भारत के इतिहास में अमर हो गया और एक डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर जो आज भी हमारी डेमोक्रेसी की सुरक्षा करता है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ कानूनी है बल्कि पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल भी है। केशवानंदा भारती कौन थे? क्या था उनका केस? सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए? क्या था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? और आखिर क्यों ये केस भारत के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट माना जाता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो पार्लियामेंट को ये पावर मिली कि वो नए लॉज बना सके और जरूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर सके। लेकिन 1950 के बाद ग्रेजुअली एक कंफ्यूजन शुरू हुआ। क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकता है या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हर्ट में हैं जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता? ये कन्फ्यूजन आर्टिकल 368 से शुरू होती है जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के राइट देता है। लेकिन आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। 1951 से 1970 के बीच पार्लियामेंट ने कई अमेंडमेंट्स किए, खासकर लैंड रिफॉर्म्स और प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर। जमीन के रिडिस्ट्रीब्यूशन पर जब अपोजिशन हुआ तो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स पास करके उन्हें बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू बनाने की कोशिश की। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये टेंशन 1973 में अपने पीक पर पहुंचा जब आया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती जी एक स्पिरिचुअल गुरु थे। इदनीर मठ केरला के चीफ प्लेंटिफ। वो एक पॉलिटिशियन या लॉयर नहीं थे बल्कि एक रिलीजियस फिगर जो अपने मठ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। 1970 में केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत उनके मठ की प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के प्रोसेस शुरू किए। केशवानंदा भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25। उनका सीधा कंसर्न था हमारी प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो बिना परमिशन के। लेकिन ये सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बन गया भारत की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल। 1970 के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार पावर में थी और उनका फोकस था गरीबी हटाओ। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को एग्रेसिवली पुश किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उनके कुछ रिफॉर्म्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर रोकने लगी तो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ। 1971 में पार्लियामेंट ने 24th, 25th और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास किए जिसमें पार्लियामेंट की पावर बढ़कर कहा गया कि फंडामेंटल राइट तक को अमेंड किया जा सकता है। कोर्ट इन अमेंडमेंट्स को रिव्यू नहीं कर सकते। अमेंडमेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट केशवानंदा भारती के केस पर पड़ने वाला था, इसलिए ये केस सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी का नहीं रहा बल्कि ये क्वेश्चन बन गया, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बाउंड्रीज हैं या नहीं? ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने 1973 में आया और ये पहली बार था जब 13 जज बेंच बनी। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच। आर्ग्यूमेंट्स 68 दिन तक चले। मार्च 1973 तक ये केस इतना कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव था कि पूरा देश इस पर नज़र रखे हुए था। एक तरफ था गवर्नमेंट जिसका कहना था पार्लियामेंट को फुल पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। दूसरी तरफ था पेटिशनर और उनके लॉयर्स जैसे कि नानी पलखीवाला जो कह रहे थे पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता।
ये कोर्ट रूम ड्रामा एक मोरल और लीगल बैटल था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भविष्य स्टेट पर था। अब बात करते हैं कोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स चले। गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स। पार्लियामेंट लोगों द्वारा चुनी गई इंस्टीट्यूशन है। अगर लोग चेंज चाहते हैं तो पार्लियामेंट वो चेंज कर सकती है, इवन इफ इट अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स लेड बाय नानी पलखीवाला। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से बड़ा है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन है, उसका मास्टर नहीं। आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट वायोलेट्स फंडामेंटल राइट्स। अगर पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है तो कल ना वो डेमोक्रेसी हटाकर डिक्टेटरशिप भी ला सकती है। कुछ प्रिंसिपल्स जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं और इन्हें कभी नहीं बदला जा सकता। यहीं से शुरू हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट। हिस्टोरिक वर्डिक्ट। 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। जजमेंट 703 पेजेस का था और डिसीजन था जजेस वर्सेस 6 जजेस, यानी बहुत ही नैरो मेजोरिटी से वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट में था पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की फुल राइट है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यानी पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को प्रिजर्व करती है। ये कोर, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका एग्जैक्ट लिस्ट नहीं दिया गया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स कोर्ट ने टाइम के साथ डिफाइन किए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। जस्टिस HR खन्ना ने कहा The Constitution is not what Parliament says it is. It is what the people intended it to be. Basic structure doctrine का मतलब है Constitution के कुछ बेसिस फीचर्स को पार्लियामेंट छू भी नहीं सकता। ये डॉक्ट्राइन एक इनविजिबल लक्ष्मण रेखा बन गई। अगर पार्लियामेंट उस रेखा को क्रॉस करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को इनवैलिड कर देगी। बेसिक स्ट्रक्चर एक डायनामिक कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि कोर्ट टाइम के साथ नए फीचर्स को भी इसमें इंक्लूड कर सकती है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये डॉक्ट्राइन जुडिशरी के साथ में एक पावरफुल टूल बन गया, जिसके थ्रू वो देश के संविधान और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकती है। इस वर्डिक्ट के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहली, जहां पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती थी। बाद में, जहां पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड हो गई। इंदिरा गांधी सरकार इस जजमेंट से खुश नहीं थी। उन्होंने 39th अमेंडमेंट पास करके अपने इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश की, जिस पर इमरजेंसी के दौरान केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण हुआ। लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सहारा लेकर पार्लियामेंट के ओवर रीच को रोक दिया। आज भी जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ या CAA पास हुआ, कोर्ट्स ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंडर उन्हें रिव्यू किया। ये डॉक्ट्राइन हमारे संविधान की लीगल गार्जियन बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक साधु की जो अपने आश्रम की प्रॉपर्टी बचाना चाहते थे और उनकी वजह से भारत के संविधान बच गया। केशवानंदा भारती केस एक मिसाल है कि कैसे एक कॉमन सिटीजन भी सिस्टम को चैलेंज कर सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिलनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।